हेलो गाइस, दिस साइड नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको अधिगमन का सिद्धांत पढ़ाती हूँ, जो कि अधिगमन के सिद्धांत में जीन प्याजे ने दिया था। भाई कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का साइकोलॉजी पैटर्न, साइकोलॉजी का जो पार्ट है उसमें ज़रूर आना ही आना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीन प्याजे। तुम सीटेट में किसी में एनीथिंग सब जब पढ़ रहे हो तो आप सबको ही पता है इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, जीन प्याजे का एक क्या, जीन प्याजे ने किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये किसने दी थी? जीन प्याजे ने दी थी। इनका कभी कभी पूछ लेते हैं जन्म कितना है, 1896 से लेके 1980। जीन प्याजे कहाँ से थे ये भी पूछ लिया जा सकता है किसी क्वेश्चन में। जीन प्याजे कहाँ से थे? ये स्विट्जरलैंड से थे जीन प्याजे। एक ये दार्शनिक थे। ठीक है, और जीन प्याजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। जीन प्याजे क्या है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। जीन प्याजे हमारे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है? जीन प्याजे। आप लिख लीजिए। ठीक है, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्या है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत? इन्होंने जीन प्याजे ने माना था जो भी बच्चा होता है ना, वो अपने खुद के द्वारा, अनुभव द्वारा, अपनी गतिविधियों द्वारा, अपनी थिंकिंग द्वारा ही सब कुछ आगे करता है बच्चा। जो भी उसका बच्चे का विकास कैसे होता है? अपनी गतिविधियों द्वारा, उसकी गतिविधियों द्वारा होता है। संज्ञानात्मक विकास में ये तीन चीज आती हैं। HMT, ऐसे मान लो आप HMT, H से हेड, M से माइंड, T से थिंकिंग। ठीक है, H से हेड, M से माइंड, T से थिंकिंग। ये वर्ड आ सकता है किसी में, आप उससे ये ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में पूछ सकते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है जीन प्याजे का। आप उसमें बताएंगे संज्ञानात्मक विकास में देखो ध्यान भी आ सकता है, ज्ञान भी आ सकता है, धारणा, कोई भी धारणा आ सकती है, भाषा आती है जी इसमें। संज्ञानात्मक विकास में सोच आती है, हमारी कोई भी थिंकिंग आती है, हमारी कोई भी स्मृति आती है, मेमोरी आती है, कोई भी हमारा तर्क करना, रीजनिंग करना, ये भी हमारा इसमें आता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास में आप कोई भी किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तक पहुंचने के लिए जो मार्ग यूज होता है वो हमारा रचनात्मक मार्ग होता है। रचनात्मक मार्ग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रचनात्मक लिखा आ गया ना क्वेश्चन, तो उसमें समझ लेना आप संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। जीन प्याजे से रिलेटिव है वो क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो भी संज्ञानात्मक विकास तक के लिए बच्चे को जाने के लिए कौन से मार्ग से गुजरता है? वो रचनात्मक मार्ग से गुजरता है। उसको रचनात्मक थिंकिंग करनी होती है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास हम किसे कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे मानते हैं संज्ञानात्मक विकास बच्चे का खुद का ज्ञान। बच्चा, जीन प्याजे मानते हैं कि बच्चे का खुद का ज्ञान, और प्लस वो किससे सीखता है? प्लस वातावरण से प्राप्त ज्ञान। इन दोनों का मेल बताया है संज्ञानात्मक विकास में। इन दोनों का मेल बताया है। जीन प्याजे ने कहा है बच्चे का खुद का ज्ञान, वो बच्चा खुद की गतिविधियों, खुद के ज्ञान से सीखता है, और प्लस किसको जोड़ के? वातावरण को जोड़ के। उसमें वो बच्चा खुद का ज्ञान होता है, और उसमें बच्चे के जो एनवायरमेंटल होता है, जो बाहर की चीजें होती हैं, उनको अनुभव करके सीखता है। वो वातावरण के ज्ञान से, उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। जीन प्याजे की 32 बुक्स, जीन प्याजे ने अपनी लाइफ में कितनी बुक्स लिखी है? 32 बुक्स लिखी है जीन प्याजे ने। जीन प्याजे ने पूरी अपनी इस लाइफ में 32 बुक्स लिखी है। ठीक है, उसमें से मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट बुक्स बता दी हैं जो कभी आ सकती हैं, कुछ क्वेश्चंस में आई भी है। एक जीन प्याजे की बुक है साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। क्वेश्चन में आया कि साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड किसकी बुक है? ये जीन प्याजे की है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस पे इन्होंने एक बुक लिखी है। द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चे की लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में भी इन्होंने लिखा है। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, इन्होंने द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, नैतिकता का सिद्धांत भी इन्होंने जीन प्याजे ने लिखा है। जीन प्याजे का सिद्धांत, इनके सिद्धांत सिर्फ आप इस नाम से ही तक ही सीमित मत रहना, कंफ्यूज हो जाओ। किसी क्वेश्चन में इनका एक ही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बोल लो, या विकासात्मक का सिद्धांत, या आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत, हेरिटरी एपिस्टोमोलॉजी। ठीक है, और जीन प्याजे को संरचनावादी भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया फादर्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे ने बच्चों को ही नन्ना वैज्ञानिक बोला है। जीन प्याजे ने, किसी क्वेश्चन में आ जाए कि बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक किसने कहा है? जीन प्याजे ने कहा है बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक।
संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर हैं, 4 स्तर बताए इन्होंने, 4 स्टेज बताई है। पहली है आपकी संवेदी पेशी अवस्था, इसको या तो इंद्रिय कामक अवस्था भी कह सकते हैं, 2 नाम है इसके, हिंदी में संवेदी और इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज, बच्चे को किसी भी अपने सेंसेस से सीखता है, ठीक है। सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज में वो कितने साल तक का बच्चा आता है, 0 से 2 साल तक का बच्चा आता है। सेकंड स्टेज में आता है आपका 2 से 7 साल तक का। थर्ड है आपकी तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसमें है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी आती है 7 से 11 साल तक की, ठीक है। चौथी है आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसको हम चौथे स्टेज को औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी अमूर्त फोर्थ वाले की एज है हमारी 11 से ऊपर, 11 से ऊपर और 11 से 15 तक, 11 से 15 तक। एस्टेट में किसी एग्जाम में 11 से 15 आ गया तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है, या फिर 11 से ऊपर, इसमें हमारा 11 से ऊपर होती है एज। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको दोनों ऑप्शन याद रखने, 11 से ऊपर, ठीक है, या तो 11 से ऊपर या फिर 11 से 15। किसी ऑप्शन में आपको 11 से 10 आ गया, 11 से 16 आ गया, तो फिर आपको 11 और उसमें ऑप्शन दिया है 11 से ऊपर, तो आपको 11 से ऊपर लेना है। और एग्जैक्ट किसी में आया 11 से 15 तक, तो आपको ये ऑप्शन लेना है, ठीक है। इसकी 4 अवस्थाएं, इसको सेंसरी मोटर कहते हैं, इसको आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, थर्ड को ये कहते हैं। आपको चारों को ठीक से याद रखनी है, आपको सीरियल बाय सीरियल याद रखनी है कि फर्स्ट पे ये होती है, सेकंड पे ये होती है, थर्ड पे ये होती है, फोर्थ पे ये होती है। क्योंकि वो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि सीक्वेंस लगवा लेता है, कि क्वेश्चन में हैवी दे देता है सीक्वेंस से लगाइए, चारों नेम दे देगा, वो पूछ लेगा इनको सीक्वेंस से लगाइए, तो आपको फर्स्ट ये, सेकंड ये, इसको कभी कभी एक को छुपा देगा, दूसरी को ही कर देगा, तो चारों को आपको ढंग से याद रखना है स्टेजेस में। और मैं अभी आपको डीपली बताती हूँ, इसको मैं सीक्वेंस से आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। SPCF आप याद रखो, SPCF। शाहरुख खान पठान के लिए चले फ्रांस, शाहरुख खान से S हो गया, P से पठान और C से चले फ्रांस, C से चले, F से फ्रांस। शाहरुख खान पठान के लिए चले फ्रांस, तो आपको ये ट्रिक याद रख लेनी है, फिर उससे आपको इसको सीक्वेंस से याद रख लेना है। S से फर्स्ट आ जाएगा आपका सेंसरी मोटर, P से आपका प्री ऑपरेशनल, और C से आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और F से फॉर्मल ऑपरेशनल। ये आपको एक ट्रिक है, शाहरुख खान पठान के लिए चले फ्रांस, SPCF, ठीक है, ओके। संवेदी अवस्था, सेंसरी मोटर, आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें संवेदी, बच्चा संवेदों से, अपनी सेंसेस से, अपने इंद्रियों से सीखता है। सेंसरी मोटर, इसमें 0 से, इसकी एज होती है 0 से 2 साल तक, ठीक है। बच्चा अपने सेंसेस से कैसे सीखता है, कोई भी बच्चा है गर्म या ठंडे को महसूस करता है, उससे अपने सेंसेस से, अपने दिमाग से सीखता है, टच करता है किसी भी चीज़ को, इसमें बच्चे को टच करके सीखता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, टच करके अपने सेंसेस से, अपने सेंसेस को यूज़ करता है इस एज में। बच्चा अनुकरण करता है, बच्चा बार बार किसी चीज़ को अनुकरण करता है, ठीक है, अनुकरण करके सीखता है, जैसे कि बार बार उंगलियों को चूसता है, अपने बार बार चूसना, उसका अनुकरण करना है बार बार, ठीक है। बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है, ठीक है। इसमें थर्ड, इसमें ये होता है कि लक्ष्य प्राप्त व्यवहार, बच्चे का मोटिव क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। पूछ लेगा कि एग्जामिनर पूछ लेगा कि लक्ष्य प्राप्त व्यवहार किस जीन प्याजे की किस स्टेज में आता है, तो लक्ष्य प्राप्त व्यवहार आपकी संवेदी अवस्था में आता है। लक्ष्य प्राप्त व्यवहार कैसे, देखो किसी बच्चे को भूख लग रही है, 2 साल तक का बच्चा, छोटा बच्चा है, तो उस बच्चे को भूख लग रही है, तो वो कैसे बताएगा, अपने संवेदों से बताएगा, वो रो कर बताएगा, रोता रहेगा, उसको रो के दिखाएगा कि मुझे भूख लगी है, तब उसकी माँ पता कर पाएगी कि उसके बच्चे को भूख लग रही है। तो वो लक्ष्य प्राप्त, बच्चे जब उसको दूध मिल जाएगा तो उसका लक्ष्य ये प्राप्त, उसको ये है कि उसका लक्ष्य ये है कि उसको भूख लगी है, वो दूध चाहता है, दूध पीना चाहता है, तो वो रो कर दिखाएगा, अपने सेंसेस को यूज करेगा, रो कर दिखाएगा, तो बच्चे, माँ को पता चल जाएगा और उस बच्चे को दूध मिल जाएगा। जब उसको दूध की बोतल दिख जाएगी तो उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चा क्या करता है, लक्ष्य प्राप्त व्यवहार करता है। लक्ष्य को, दूध को पाने के लिए उसने क्या व्यवहार करा, रोया, वो रो कर दिखाया उसने, ठीक है। फोर्थ आपका इसमें होती है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, बच्चे की इसमें फर्स्ट स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी, कोई भी चीज के लिए उसकी सोच एक जगह बनी नहीं रहती है, वो समझ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी की उसके नॉलेज आ जाती है।
कोई भी टॉय है, कोई भी खिलौना है, उसकी माँ पहले फेंक देती है और वो अपने पीछे छुपा लेती है, बोलती है बेटा चिड़िया ले गई, चिड़िया ले गई। वो चिड़िया नहीं ले गई, बच्चे के दिमाग में ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी बनी है। वो देखता है, वो इधर उधर देखता है और वो जहाँ उस माँ का हाथ जाता है वो उधर देखता है, तो उसके दिमाग में वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी बनी है कि हाँ वो कहाँ गया है। जैसे कि कोई भी माँ है, पर्दे के पीछे छुप जाती है और हम लोग बोले कि देखो तुम्हारी मम्मा गई, तो वो बेटा की वो ये नहीं सोचता कि मेरी मम्मा गई, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मा गई, नहीं, उसके दिमाग में ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी बनी है कि मेरी माँ पर्दे के पीछे गई थी, तो वो पर्दे के पीछे ही अपनी माँ को ढूंढता है, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसके दिमाग में बनी रहती है। ठीक है, बच्चा गतिविधियों की पुनरावृत्ति करता है। इस स्टेज में वो जो एक भी चीज को है वो बार बार करता है। किसी भी टॉय है, कोई 6 महीने का बच्चा है, उसके सामने हम एक खिलौना रख देते हैं तो बार बार गिराता है, उसको बार बार करता है। वो गतिविधियों की पुनरावृत्ति करता है, बार बार करता है। जैसे कि चूसना है, छोटे से 0 से बच्चा है, नवजात शिशु है, बार बार चूसता ही रहता है, तो वो गतिविधियों की पुनरावृत्ति करता रहता है। सेकेंड स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चे का भाषा का विकास आरंभ करता है। आप इस बात को याद रखना, इसमें आरंभ करता है, इसमें विकास होता नहीं, विकास थर्ड स्टेज में होता है। इसमें बच्चे का भाषा का विकास का शुरुआत होती है। प्री में मतलब किसी भी चीज में प्री पहले ही हो रहा है ना, इसमें बच्चे का विकास का आरंभ होता है, ना कि विकास हो जाता है, आरंभ होता है। विकासात्मक विकास नहीं होता, विकसित नहीं होता, भाषा का विकास आरंभ होता है। ठीक है, वो कैसे आरंभ होता है, जब 2 साल का है, इसमें इसकी एज क्या है, 2 से 7 साल। बच्चा स्कूल जाने लगता है, 2 से ऊपर का बच्चा स्कूल जाने लगता है। जब 2 से बच्चा लैंग्वेज मतलब भाषा सीख जाता है, अपने मदर टंग सीखने लगता है, तो बच्चे का विकास शुरू होने लगता है। इस स्टेज में संरक्षण की कमी होती है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण की कमी मतलब बच्चे को इसमें वॉल्यूम का और सरफेस का उसको कोई ज्ञान नहीं होता, उसको किसी भी चीज़ का आयतन और भार की कितनी भारी है, कितनी हल्की है, उसको इसमें कोई वो नॉलेज नहीं होती। इसमें उसको संरक्षण की कमी होती है। आपको क्वेश्चन में आ जाए संरक्षण की कमी किस एज में होती है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होती है। बच्चों में अहम केंद्रिता, आत्म केंद्रिता। इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में आत्म केंद्रिता होती है। तो आत्म केंद्रिता मतलब ईगो सेंट्रिज्म होता है। बच्चा कैसे होता है, वो अपने आप को ही समझता है। इस एज का बच्चा सोचता है भाई मैं ही राजा हूँ और तो कुछ नहीं है इस घर में। क्या 2 साल का बच्चा अपने को ईगो सोचने लगता है, ईगो में आ जाता है। ईगो मतलब वो सोचता है मैं ही सही हूँ, मतलब हर चीज में वो अपने आप को ही दिखाना। वो बच्चा 2 से ऊपर होके ये ईगो उसमें सेल्फ में आ जाता है, मैंने ये चीज सही की है, मैं ये गलत नहीं कर सकता। तो एक तरह से हम इस वाले को हम सेल्फ बोल सकते हैं। बच्चा सेल्फिश हो जाता है, यहाँ पे सेल्फिश हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, बच्चा सेल्फिश हो जाता है। इस एज में बच्चा सेल्फिश हो जाता है। ठीक है, फिर 4th है आपकी प्रतिमूर्ति निर्माण। चौथा इस एज में ये भी हो जाता है प्रतिमूर्ति। बच्चा इमेज फॉर्मेशन बनाता है। कोई भी इमेज फॉर्मेशन बनाता है मतलब रोल प्ले करने लगता है। इमेज फॉर्मेशन से मतलब ये है, प्रतिमूर्ति निर्माण अवस्था ये है इसमें कि बच्चा, जैसे कि मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इस टाइम आपको टीचिंग करा रही हूँ। ठीक है, तो मेरा बच्चा मुझे देख ले और फिर मुझे मेरी इमेज बना ले अपने अंदर, उसका रोल प्ले करने लगे। जैसे कि किसी घर में उसके किसी बच्चे के फादर डॉक्टर हैं, तो वो उसकी इमेज देखता है, इमेज बनाता है कि उसके फादर डॉक्टर हैं। वो डेली उसके दिमाग में इमेज बनाती है, इमेज फॉर्मेशन बन गई। तो वो क्या करता है, वो भी खुद भी रोल प्ले करता है। किसी बच्चे को देख के वो भी रोल प्ले करता है, अपने डैडी की तरह डॉक्टर बन जाता है, उसका रोल प्ले करता है। तो वो उसके दिमाग में क्या बन जाती है, इमेज फॉर्मेशन बन जाती है। एक जैसे कि कोई भी बच्ची है, ठीक है, और वो अपने टैडी को लेती है, वो टैडी को वो अपने स्टूडेंट बना लेती है। तो उसके दिमाग में क्या इमेज फॉर्मेशन बन गई स्टूडेंट की। उसने अपने टैडी को इमेज बना ली, उसने अपने टैडी को इमेज बना ली कि मेरा टैडी स्टूडेंट है, तो उसके दिमाग में इमेज फॉर्मेशन बन गई। ठीक है, ये उसका इमेज फॉर्मेशन बन जाती है। अब है आपका जीववाद। इसमें क्या होता है, जीववाद में एनिज्म होता है। जीववाद में बच्चा क्या होता है, जीववाद में बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लेता है। नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लेता है बच्चा जीववाद में बच्चा क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लेता है। अगर आपको आए कि बच्चा किस एज में, जीन प्याजे की किस स्टेज में नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लेता है, मतलब निर्जीव थिंग को सजीव चीज मान लेता है, तो वो कौन सा क्या चीज कहलाती है, वो जीववाद कहलाती है। जीववाद क्या कहलाती है, जीववाद। कौन सी,
जो नॉन लिविंग थिंकिंग को वो लिविंग थिंकिंग में मान लेता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत फेमस है कि एक बच्चा है, बोलता है सूर्य को देख के, सन को देखता है, मम्मी ये सूर्य बहुत क्रोधित हो रहा है। तो सूर्य क्रोधित हो रहा है, वो ये उसने ये बना लिया, इमेज फॉर्मेशन है इसमें, बच्चे ने ये बना लिया कि वो बहुत गुस्से में है। तो उसने नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में बना लिया, उसने नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में बना लिया। कैसे बना लिया कि सूर्य बहुत गर्म हो रहा है, वो रेड है, बहुत गुस्से में है, तो उसने उस चीज को नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग में बना लिया। इस अवस्था में तर्क की कमी भी होती है। आपको भी किसी भी इसमें थोड़ा इतना लॉजिक लगाना है इसमें कि इसमें कमी ही होती है। सेकंड जो स्टेज है बच्चे में अधिकतर कमी होगी, लैक ऑफ कंजर्वेशन होगा, लैक ऑफ रीजनिंग होगी, कुछ भी कमी की बात हो रही है वो सेकंड स्टेज है, ठीक है। कोई भी कमी मान लो, इसमें तर्क की कमी है, कंजर्वेशन की कमी भी आएगी, तो उसमें आपको सेकंड का ही ध्यान रखना है मोस्टली। तर्क की, इसमें रीजनिंग की कमी होती है। रीजनिंग से रिलेटेड क्या होता है, बच्चा इस स्टेज में जोड़ भी सीख जाता है, घटाव भी सीख जाता है, भाग भी सीख जाता है, गुणा भी, तीनों चीज सीख जाता है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ये जोड़, घटाव, भाग और गुणा, ये ऐड, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन तो सीख जाता है, पर उसको इसमें वो रीजनिंग ये तो सीख जाता है, पर उन चीजों को ये नहीं सीख पाता कि ये होता कैसे, इनमें ये नियम कैसे हैं। वो ये तो जान जाता है 2 गुणा 4 8 होता है, पर वो ये नहीं जानता 4 गुणा 2 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको ये इसकी प्रॉब्लम होती है कि वो मतलब ये नहीं जानता कि 2 गुणा 4 8 हो गया, मतलब उसको कमी रहती है। रीजनिंग में दिमाग नहीं लगा सकता कि उसमें इतने नियम आए कैसे, ये 2 का गुणा 2 कैसे होता है। हम अब बच्चे में इतना कंसेप्ट नहीं होता कि हम 2 को 4 बार ऐड कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा, 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो 2 का गुणा 4 से करेंगे तो भी 8 आएगा, ठीक है। तो उसको रीजनिंग की कमी होती है, ठीक है। फिर 7th पॉइंट है आपका ये अपरिवर्तनीय या अनुक्रमणीयता। अपरिवर्तनीय या अनुक्रमणीयता या अपलटावी अवस्था, 3 नेम है इसमें। 3 नेम आपको ध्यान रखना है। अपरिवर्तनीय मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, अनुक्रमणीयता ये ध्यान रखना है, इसको याद रखना, अनुक्रमणीयता या अपलटावी अवस्था होती है इसमें, मतलब इर्रेज़ेबिलिटी। ये इर्रेज़ेबिलिटी किसकी अवस्था में आती है, पूर्व सक्रियात्मक सेकंड स्टेज में आती है जीन पियाजे की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बच्चा इसमें इर्रेज़ेबिलिटी मतलब क्या सीखता है, बच्चे को ये तो पता है 1 2 3 4, उसको ये तो पता है 1 2 3 4 होता है, उसको ये पता, पर रिजल्टिव ये नहीं पता उसको। इसी डिजिट से 4 3 2 1 हम ये भी बना सकते हैं, उसको ये नहीं पता, इसको वो पलट के नहीं बना सकता, तो वो उसकी अपलटावी अवस्था होगी, इर्रेज़ेबिलिटी नहीं जानता वो। एक एग्जांपल और मैं देती हूँ आपको, वो एक और देती हूँ आपको। उसको पता है कि वाटर से आइस बनती है, उसको ये पता चल गया कि हम वाटर लेंगे और वाटर को हम जमाएंगे, उसको वाटर को हम रेफ्रिजरेटर में डालेंगे तो आइस बन जाएगी। उसको ये तो पता है कि वाटर से आइस बनती है, बट उसे आइस से वाटर बनता है, उसको ये नहीं पता, इस बच्चे को ये नहीं पता कि वाटर से हम आइस बना लेते हैं, पर आइस से हम वाटर भी बना सकते हैं, आइस को पिघाल के हम वाटर भी बन जाता है, उसको ये नहीं पता। तो उसमें बच्चे को इर्रेज़ेबिलिटी रहता है, तो इस अवस्था में अपलटावी की अवस्था होती है, उसको ये नहीं पता कि आइस से वाटर भी बन सकता है, ठीक है। और उसको जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसको ये डिजिट तो पता है, पर उसको वो पलट के उसको ये नहीं पता कि पलट के 3 2 1 भी हम बना सकते हैं, तो उसको इसकी कमी होती है, मतलब अपलटावी अवस्था होती है, अपरिवर्तनीय इर्रेज़ेबिलिटी। इस अवस्था में बच्चा क्वेश्चंस बहुत करता है, सेकेंड एज में बच्चे के क्वेश्चंस बहुत करता है, और इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक अधिगमन मतलब सिंबल से सिंबॉलिक लर्निंग होती है। सेकेंड स्टेज क्या होती है, सिंबॉलिक लर्निंग होती है, इसमें बच्चा प्रतीकों से ही सीखता है, ठीक है। थर्ड, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। मूर्त सक्रियात्मक इसमें होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, बच्चा तर्क लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। कॉन्क्रीट आपको पता चल रहा है, कॉन्क्रीट का मतलब क्या है कि टच करके सीखना, बच्चा टच करके सीखता है, बच्चा तर्क लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। इसमें मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देता है, लॉजिक भी शुरू कर देता है। बच्चा भैया थोड़ा बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, 7 एज का हो गया है, तो
बच्चा इसमें कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब इसमें पता है आपको टच करना, इसमें इस एज में बच्चा टच करके उसके मतलब टच कर सके, मतलब जब कोई चीज़ सामने होगी उसके सामने तभी तो टच कर सकेगा। कंक्रीट मीन्स टच करना, सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो तब थिंकिंग करता है बच्चा जो भी होता है, जो सामने थिंकिंग ऑब्जेक्ट होता है तब थिंकिंग करता है, ठीक है। इसमें बच्चे में अहम केंद्रता खत्म हो जाती है, सेकंड स्टेज तक ही अहम केंद्रता होता है बच्चा, इस एज में अहम केंद्रता खत्म हो जाती है, एंड ऑफ ईगो स्टेज, ठीक है। थर्ड होता है प्रतिवर्तिता, मैं बोल रही थी थर्ड में नाम याद रखना है, प्रतिवर्तिता या पलटावी। सेकंड स्टेज में था अपलटावी, थर्ड स्टेज में हो जाता है पलटावी। वहां पे था अनुक्रमणीयता, यहाँ पे है उक्रमणीयता, ठीक है। तो आप इन 3-4 नामों के चक्कर में ना पड़े, आप इरेजबिलिटी और रिजेबिलिटी ये बहुत आपको ध्यान रहेगा, उसमें यही नाम आएगा। इंग्लिश में आप ध्यान रखना यही नेम आएगा, हिंदी में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो रिजेबिलिटी थर्ड स्टेज में रिजेबिलिटी आ जाती है, सेकंड में इरेजबिलिटी, थर्ड में रिजेबिलिटी। रिजेबिलिटी मीन्स यहाँ पे बच्चा को वाटर से आइस बन गई, ये भी सेकंड में पता था। थर्ड में क्या पता चल गया बच्चे को, ये भी ज्ञान आ गया कि आइस से भी हम वाटर बना, आइस से वाटर बन जाती है, वाटर से आइस बन जाती है और आइस से वाटर बन जाती है। उस बच्चे को ये पता चल गया, उस बच्चे को यहाँ पता चल गया। एग्जाम्पल ये भी है कि 1 2 3 4, उसको ये डिजिट है पता है, 1 2 3 4 ये डिजिट हो गई, तो उसको अब ये भी पता चल गया, उसको ये भी पता चल गया 4 3 2 1 4321, उसको ये नॉलेज भी आ गई कि इस वाली डिजिट से हम ये डिजिट भी बना लेंगे, और तो उसमें बच्चे में क्या हो जाती है, रिजेबिलिटी आ जाती है। कौन सी स्टेज में आती है, थर्ड स्टेज में आती है। बच्चा रिजेबिलिटी सीख जाता है कि आइस से वाटर का भी उसको नॉलेज हो गई। चौथा और क्या होता है आपका, संरक्षण, कंजर्वेशन। सेकंड में तो लैक ऑफ कंजर्वेशन था, अब इसमें बच्चा कंजर्वेशन सीख जाता है, संरक्षण सीख जाता है। वो कैसे सीख जाता है, सेकंड स्टेज तक तो बच्चे को जोड़ घटाव गुणा भाग यही आता था, अब उसको यहाँ पे वॉल्यूम की भी नॉलेज हो गई और शेप्स की भी नॉलेज हो गई। उसको पता चल गया कि कौन सी शेप बड़ी होती है, कौन सी शेप छोटी होती है, और उसको वॉल्यूम से पता चल गया कि कौन सी चीज। एक एग्जाम्पल है कि मैंने एक बड़ा गिलास लिया, उसमें भी उतना ही दूध लिया, और उस बड़े गिलास को मैंने छोटे गिलास में पलट दिया, ठीक है। बड़े गिलास के दूध को मैंने उस छोटे, इसमें भी मैंने 500 ग्राम दूध लिया मैंने, ठीक है, बड़े गिलास में, और वो भी मैंने छोटे गिलास में, जो छोटा गिलास हमारा कितना था, चौड़ा था, छोटा गिलास बहुत चौड़ा था, उतना ही उसमें मैंने 500 ग्राम दूध डाल दिया, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में तो बच्चे को ये नहीं पता था कि सेकंड स्टेज में बच्चा क्या सोचता था, बड़ा गिलास है भाई, इसमें दूध ज्यादा है, और ये छोटा गिलास में इसमें दूध कम है। पर अब इसमें कंजर्वेशन, यही कंजर्वेशन बच्चा इसमें सीख जाता है, थर्ड स्टेज में ये सीख जाता है, बड़ा गिलास बेशक हो पर इसमें भी इतना ही दूध है, 500 ग्राम दूध है, और इसमें भी 500 ग्राम दूध है, इसकी शेप से मुझे कोई मतलब नहीं। तो बच्चे को शेप का ज्ञान हो जाता है और वॉल्यूम का ज्ञान, उसको पता है, इसको पता है कि इसमें इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है, तो उसको पता है, उसको वॉल्यूम की नॉलेज हो गई, तो बच्चे को उसमें संरक्षण आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है। जैसे कि मैं किसी बच्चे को चॉकलेट दूं, छोटे बच्चे को मैं सेकंड वाले स्टेज को 10 चॉकलेट दी, ये भी 10 रुपीज की है, और एक चॉकलेट बड़ी चॉकलेट दे दी मैंने, वो भी 100 की है, और ये मैंने 100 की चॉकलेट 10 दे दी। तो इसमें बच्चे को पता चल जाएगा ये चॉकलेट इतनी ही रुपए की, ये चॉकलेट इतनी, एक बड़ी चॉकलेट उतने ही रुपए की है। तो उसको पता चल जाता है कि ये छोटी चॉकलेट है, तो मुझे इससे, सॉरी, ये छोटी चॉकलेट है और ये इतनी बड़ी चॉकलेट है, ये भी इतने ही, ये भी 2 किलो की है, ये भी आप मान लो 10 ग्राम की चॉकलेट है, ये भी 10 ग्राम की चॉकलेट है, चाहे वो शेप में कितनी भी बड़ी हो। तो उसको शेप्स का और वॉल्यूम का इस एज में पता चल जाता है, उसको कंजर्वेशन आ जाता है, ठीक है। इस एज में क्लासिफिकेशन, बच्चे को क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, वर्गीकरण आ जाता है। क्लासिफिकेशन कैसे, कि बच्चे को मैंने टॉय दे दिए, मैंने टॉय दे दी, उसके टॉय की वैरायटी दे दी, अलग अलग वैरायटी की, येलो टॉय दे दिए मैंने, ग्रीन टॉय दे दिए और रेड टॉय दे दिए, अलग अलग टाइप्स के मैंने सारे टॉय मैंने एक साथ ही पड़े हैं, यहाँ पे अलग अलग टॉयज पड़े हैं। मैंने कहा कि बच्चे आप इसमें येलो टॉय अलग कर दीजिए, ग्रीन टॉय अलग कर दीजिए, रेड टॉय अलग कर दीजिए, तो वो उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर देता है। रेड को अलग सेटल कर देगा,
ग्रीन को अलग सेटल कर देगा और येलो को अलग सेटल कर देगा। तो उसे किसी भी चीज़ का वर्गीकरण आ जाता है, क्लासिफिकेशन करना आ जाता है। अब मैं बहुत सारे उसको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैं क्लॉथ्स रख देती हूँ, उसको सारे टाइप के सीजन्स के क्लॉथ्स रख देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि सारे उसमें सभी सारे कपड़े पड़े हैं, उसमें स्वेटर भी पड़ा है, आपका कॉटन का शॉर्ट्स भी पड़े हैं, सॉक्स भी पड़े हैं, कैप भी पड़ी है, ग्लव्स भी पड़े हैं। तो मैं बच्चे से कहूँगी बच्चे इसको सारे कपड़ों को अलग अलग आप इनका क्लासिफिकेशन कर दो, तो वो क्या कर देगा, समर के कपड़े अलग कर देगा, विंटर के कपड़े अलग कर देगा। तो उसको क्लासिफिकेशन आ जाता है, इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो क्लासिफिकेशन करने लगता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, आज्ञानात्मक विचार होता है। इस वाली स्टेज में आज्ञानात्मक विचार होता है। आज्ञानात्मक विचार मतलब बच्चा नियम से उदाहरण सीखता है। ठीक है, नहीं उदाहरण से नियम सीखता है। इसमें क्या सीखता है बच्चा, उदाहरण से नियम सीख जाता है। ठीक है। और इस एज में बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है, भाषा का। इस एज में बच्चे का भाषा का पूर्ण विकास, भाषा का पूरा विकास हो जाता है। सेकंड में तो शुरू करता था, भाषा का विकास का शुरू करता था, इसमें भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है। 8 पॉइंट है आपका, इसमें बच्चा क्रमबद्धता भी सीख जाता है। शेरिएशन क्या सीख जाता है, क्रमबद्धता, शेरिएशन, क्रमबद्धता क्या सीख जाता है बच्चा इसमें, क्रमबद्धता में बच्चा सीख जाता है छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, उसको आ जाता है ये पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, ये फिर उससे बड़ा आएगा, फिर ये उससे बड़ा आ जाएगा। मतलब उसको क्रम आ जाते हैं, मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग, आरोही से आरोही, अवरोही, ये सब नॉलेज हो जाती है। उसको क्रमबद्धता आ जाती है, सारे क्रम आ जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड, फिर उससे बड़ा, सारे क्रम सीख जाता है। इस सेम में थोड़े थोड़े वर्गीकरण क्रमबद्धता से थोड़े मैच हैं। ठीक है। उसको सेरिएशन आ जाता है, क्रम लगाने आ जाते हैं। पहले छोटे वाले आएंगे, पहले छोटे कर दिया, फिर बड़े कर दिया, तो उनके अलग अलग क्रम लगाने आ जाते हैं उसको। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथी स्टेज पे आ गए हम लोग। फोर्थ में क्या होता है, आप किसकी एज है, 11 से ऊपर, 11 से ऊपर या 11 से 15। आपको ये दोनों याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन में 11 से ऊपर भी आ जाता है और 11 से 15 भी आ जाता है। मैंने एक क्वेश्चन में 11 से 15 को देखा था, उसने गवर्नमेंट एग्जाम में 11 से 15 माना था। ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा तर्क शक्ति विकसित हो जाती है, इसमें विकसित हो जाती है तर्क शक्ति। इसमें फोर्थ स्टेज में तो तर्क शक्ति विकसित हो जाती है। थर्ड में क्या करता है, तर्क शक्ति शुरू करता है। ठीक है। सेकंड में होता है अमूर्त कल्पनाओं में होना। कोई भी अमूर्त का मतलब क्या, यहाँ नहीं बेटा, भाई बाहर है, बाहर जाओ, वहाँ देखो। अमूर्त में क्या होता है, अमूर्त का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज प्रेजेंट में ना हो। मूर्त में तो प्रेजेंट में होती थी, ऑब्जेक्ट कोई भी थिंकिंग सामने होती थी जब बच्चा थिंकिंग करता था। इसमें होता है बच्चा कल्पनाओं में थिंकिंग करता है, कोई सामने नहीं होती। उद्दीपक की अनुपस्थिति मतलब कोई भी स्टिमुलेशन वो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी अनुपस्थिति में चिंतन करता है, कल्पनाओं में जीता है, परिकल्पनाओं में थिंकिंग करता है। ठीक है। इसमें इस एज में बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है, तो निगनात्मक विचार होता है। इसमें कौन सा विचार होता है, निगनात्मक विचार। निगनात्मक विचार में मतलब बच्चा नियम से उदाहरण सीख जाता है, उदाहरण सीखता है। ठीक है। पहले बच्चा नियम सीखता है, फिर उदाहरण सीखता है। इस अवस्था में विकेंद्रीकरण भी होता है। चौथी अवस्था में विकेंद्रीकरण भी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है। ठीक है। बच्चा इसमें परिकल्पनाओं से सीखता है। ठीक है। ये मैंने चार आपको चीज प्याजे के नियम बता दिए। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके शेयर करें। हाँ बेटा, हाँ भैया सो गए, अभी चल रहे हैं। ठीक है। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।